बच्चों आज हम लोग देखेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ फेज चेंज। तो यहाँ पर देखते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। चेंज इन एंथैल्पी when solute is dissolved in such excess of water so that on further addition of water heat is not released, so that on further addition of water heat is not released। यहाँ पर मान लो KCl, यहाँ पर 100 मिलीलीटर वाटर, यहाँ पर KCl एक्वस, डेल्टा H माइनस X किलो कैलोरी, KCl एक्वस, फिर आपने 100 मिलीलीटर वाटर ले लिया, यहाँ पर KCl एक्वस, डेल्टा H, यहाँ पर माइनस Y किलो कैलोरी, KCl एक्वस प्लस 100 मिलीलीटर वाटर, यहाँ पर KCl एक्वस, यहाँ पर डेल्टा H 0। अब यहाँ पर आप इसको ऐड कर देंगे तो ये KCl एक्वस, ये KCl एक्वस कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर KCl प्लस 300 मिलीलीटर वाटर, यहाँ पर KCl एक्वस हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा H माइनस कॉमन ले लिया जाए, X प्लस Y किलो कैलोरी। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन है। हीट ऑफ सॉल्यूशन है। यहाँ पर ध्यान दें फॉर आयनिक कंपाउंड, यहाँ पर जैसे KCl है, KCl ये टूटेगा K प्लस में Cl माइनस में, तो ये आयन में बदला गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हालांकि नहीं कहेंगे, इसको डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। और फिर इसको वाटर में ऐड करेंगे, तो वाटर ऐड करेंगे तो हाइड्रेशन हो जाएगा K प्लस एक्वस, यहाँ पर Cl माइनस एक्वस, और यहाँ पर ये हीट ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा, ये डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा कि हीट ऑफ डिसोसिएशन प्लस हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे,
the heat of solution of anhydrous copper sulfate is minus 15.9 kilocalorie, and that of copper sulfate 5H2O is 2.8 kilocalorie. Calculate heat of hydration. Calculate heat of hydration of copper sulfate. यहाँ पर कॉपर सल्फेट प्लस AQ कॉपर सल्फेट यहाँ पर पेंटाहाइड्रेट हो जाएगा, यहाँ पर AQ डेल्टा H माइनस 15.9 किलो कैलोरी हो जाएगा। यहाँ पर कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट प्लस AQ ये कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट AQ हो जाएगा और डेल्टा H यहाँ पर है 2.3 किलो कैलोरी, 2.8 किलो कैलोरी। इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दिया जाए, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 2 सॉरी माइनस 1 माइनस 2 कर दिया जाए तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस में ये माइनस में हो जाएगा। तो ये ध्यान दें यहाँ से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉपर सल्फेट यहाँ पर AQ तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन कुछ वाटर तो बचेगा, यहाँ पर AQ तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर AQ नहीं रहेगा, ये वाटर जुड़ेगा। यहाँ पर बेटर ये होगा कि हम लोग ये AQ यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक भैया, तो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर AQ तो है, AQ कहने के लिए कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर वाटर की संख्या बहुत सारी है तो उससे मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पर AQ हो जाएगा और ये डेल्टा H हो जाएगा 9 8 17 5 2 15 2 17 1 18 तो माइनस 18.7 किलो कैलोरी ये हो जाएगा। चलो
हम लोग बॉन्ड एनर्जी के बारे में थोड़ा सा देखा जाए। बॉन्ड एनर्जी, एवरेज अमाउंट of energy required to break the bond present in 1 mole compound is known as bond energy. While amount of energy required to break particular bond is known as bond dissociation energy. Bond dissociation energy. It is different for different bond. It is different for different bond. कारण क्या है डिफरेंट बॉन्ड के लिए? चूंकि एक बॉन्ड टूटने के बाद जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड चेंज हो जाता है। ये ध्यान दें, यहाँ पर जैसे मेथेन है, यहाँ पर ये देखो बेटा, ये कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 8 पूरा कर लिया, आर्कटेक कंप्लीट कर लिया। अब ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x किलो कैलोरी मान लिया जाए, ये y किलो कैलोरी हो जाएगा, ये z किलो कैलोरी, ये x है, ये मान लो z किलो कैलोरी हो जाएगा, ये z डैश किलो कैलोरी हो जाएगा। अब कहने के लिए तो सभी CH बॉन्ड हैं, लेकिन सभी को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी लगेगी। तो x प्लस वाई प्लस जेड डैश किलो कैलोरी डिवाइड बाई 4, इतना किलो कैलोरी एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी। यहाँ पर देखें कारण क्या है। अब जैसे आप इसको समझें, ये यहाँ पर मेथेन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, गिनाओ ने कहोगे, ये कहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 4 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे टूट सकता है, देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन लेके चला जाए, तब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन को रिडिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इसे, जिससे एनर्जी फिर चेंज हो जाएगी। ऐसा हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन देखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है किसके पास रह जाए, कार्बन के पास रह जाए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह गया, हाइड्रोजन वैसे चला गया। तो कार्बन के पास 8 था, अभी भी 8 है, लेकिन पहले ये जो 8 इलेक्ट्रॉन थे सभी बॉन्ड बनाए हुए थे। अब 8 में 6 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाए हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर है। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का नेचर बदल जाता है, जिसे रिपल्सन बदल जाता है और एनर्जी बदल जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए। अगर ऐसा होता है तो कार्बन अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके गया तो कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो पहले कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन था, अब 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 7 इलेक्ट्रॉन को रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, जिससे फिर एनर्जी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब बॉन्ड टूटता है तो जो सेंटर एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बदल जाता है। सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बदल जाने से जो बॉन्ड एनर्जी है वो बदल, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बदल जाती है। यहाँ पर देखें भैया,
बॉन्ड एनर्जी के बेस पर अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आप लिखते हैं डेल्टा एच इक्वल टू एच आर माइनस एच पी। जब बॉन्ड एनर्जी के बेस पर कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इंथैल्पी निकालेंगे तो यहाँ पर एच आर माइनस एच पी होगा। चलो क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन यहाँ पर देखें भैया, क्वेश्चन टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ मीथेन इज 360 किलो कैलोरी and that of ethane is 620 किलो कैलोरी। फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। यहाँ पर देखें बेटा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर मीथेन, यहाँ पर फोर सी एच बॉन्ड बराबर 360 किलो कैलोरी। तो 1 सी एच बॉन्ड इक्वल टू 360 अपॉन 4 दैट इज 90 किलो कैलोरी। Similarly, for ethane, six CH plus 1 CC bond बराबर 620 किलो कैलोरी। 6 इंटू 90 प्लस CC बॉन्ड इक्वल टू 620। यहाँ पर 540 प्लस CC बॉन्ड बराबर 620। CC बॉन्ड बराबर हो जाएगा 620 माइनस 540। CC बॉन्ड इक्वल टू हो जाएगा इधर से 60 और इधर से 20, 80 किलो कैलोरी। ये आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चन टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ अमोनिया इज 240 किलो कैलोरी and that of N2H4 is 400 किलो कैलोरी, 400 नहीं 350 किलो कैलोरी। फाइंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ NN सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो भैया, यहाँ पर देखें फॉर अमोनिया
3 NH बॉन्ड बराबर 240। NH बॉन्ड बराबर हो जाएगा 240/3 80 किलो कैलोरी। सिमिलरली फॉर N2H4 यहाँ पर H N N H ये तो 4NH बॉन्ड प्लस NN बॉन्ड इक्वल टू कितना भैया 350 किलो कैलोरी। 350 है, कितना है 80 कर लिया जाए, 380 कर लेते हैं। यहाँ पर तो 4 इंटू 80 प्लस NN बॉन्ड इक्वल टू 380, तो यहाँ पर 320 प्लस NN बॉन्ड इक्वल टू 380, NN बॉन्ड इक्वल टू 380 माइनस 320 इक्वल टू 60 किलो कैलोरी। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 and HCl आर रिस्पेक्टेबली, ये CBSE PMT में पूछा भी गया है। 104, 88 and 103 किलो कैलोरी। फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन, फाइंड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl। आपको बताया गया कि जब किसी चीज को फार्म करेंगे तो 1 मोल फार्म करेंगे, ऐसा रिएक्शन लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर हाफ H2 प्लस हाफ Cl2 इक्वल टू HCl हो जाएगा। ये यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू हाफ HH2 प्लस हाफ HCl2 माइनस यहाँ पर HCl, ये हो जाएगा। ये तो अब यहाँ पर वैल्यू रख दिया जाए। H2 की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 104, Cl2 की वैल्यू हो जाएगी 58 और HCl की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 103। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 52 आ जाएगा, 29 आ जाएगा और 103 आ जाएगा। तो इसको ऐड करेंगे 81 माइनस 103, सॉल्व करेंगे माइनस 22 किलो कैलोरी डेल्टा H F, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम following data, from following data कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल डबल, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी
80, 120, 88 और 104, ये किलो कैलोरी है। फाइंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ C2H4। यहाँ पर देखें बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिखना है, मतलब हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब हाइड्रोजन के जुड़ने पर जो एनर्जी निकले। तो यहाँ पर ध्यान दें, ये एथिलीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ये बन जाएगा एथेन, और जो एनर्जी निकलेगी ये फाइंड करना है। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, ये डेल्टा एच इक्वल टू आप लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर कितने CH बॉन्ड है भैया, 4। पहले तो HR माइनस HP करेंगे, ये जान लें, चूंकि बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर जो इंथैल्पी होगी वो 4CH की होगी, प्लस इंथैल्पी ऑफ C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, प्लस इंथैल्पी ऑफ H2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा इंथैल्पी ऑफ 6CH, और ये प्लस इंथैल्पी ऑफ C बॉन्ड हो जाएगा। अब वैल्यू रख के सॉल्व कर लो। 4 इंटू ये 88 है, ये 120 है, और ये 104 है, ये हो गया। यहाँ पर माइनस 6 इंटू 88 है, और ये हो जाएगा, हमें लगता है कितना 80 दिया गया होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35 हो गया, 120 और 104 224 ये हो गया। तो 120 और 104 224 हो गया। तो और यहाँ पे 8 छक 48 हो गया, 8 छक 48 और 4 52 हो गया, और प्लस 80 हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो 608 हो जाएगा माइनस में, और ये 3 2 5 और 52 और 24 50 20 70 76 576 हो गया, ये हो गया भैया। तो 24 और 8 32, डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा -32 किलो कैलोरी। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एथिलीन हो गया। चलो एक और क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, या ऐसा रुक जाए 1 मिनट। फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, यहाँ पर या ऐसा कर लिया जाए सारी। हीट ऑफ फॉर्मेशन of N2O is 82 kilojoule per mole. Find its resonance energy from following data. Find its resonance energy from following data. यहाँ पर बॉन्ड
यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहाँ पर एन डबल बॉन्ड एन ट्रिपल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। यहाँ पर 946, यहाँ पर 418, यहाँ पर हो जाएगा 607 और यहाँ पर हो जाएगा 498 किलो जूल। ये हो जाएगा। यहाँ पर देखें बेटा, पहले हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पर N2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू N2O। यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हाफ O डबल बॉन्ड O इक्वल टू N यहाँ पर NO, ये प्लस ये माइनस। अब यहाँ पर डेल्टा H F लिखेंगे, यहाँ पर HN2 लिखेंगे या N ट्रिपल बॉन्ड N लिखेंगे प्लस हाफ HO डबल बॉन्ड O लिखेंगे। ये हो जाएगा भैया, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा H डबल बॉन्ड N प्लस H डबल बॉन्ड O। यहाँ पर देखें बेटा, ये हो जाएगा 946 प्लस हाफ इंटू 498 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N शायद 600 कितना था, ये 418 था और ये 607 था। अब इसको सॉल्व किया जाए तो 946 यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 249, यहाँ पर 6 4 10 और 8 7 18 7 25 1025, यहाँ पर 9 6 15 9 6 15 4 4 8 1 9 और 9 2 11 हो जाएगा माइनस 1025। अब यहाँ पर इसे 70 आ गया और 170 आ गया, 170 आ गया और रिजोनेंस एनर्जी हो जाएगी यहाँ पर रिजोनेंस एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा HF एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा HF थ्योरेटिकल। ये थ्योरेटिकल का मतलब जो आपने सॉल्व करके निकाला है, और एक्सपेरिमेंटल का मतलब जो बुक में दिया गया है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन में दिया गया था 82 एक्सपेरिमेंटल था और 170 आपने सॉल्व किया। तो अगर ये 80 होता तो 90 माइनस 90, लेकिन माइनस 88 किलो जूल बचेगा। तो ये रिजोनेंस एनर्जी हो जाएगी। ये रिजोनेंस एनर्जी हो जाएगी, इसको आप जानते रहो भैया। तो हम लोगों ने हीट ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लिया और हीट ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे फेज चेंज। फेज चेंज यहाँ पर देखें, पहला हीट ऑफ वेपराइजेशन,
वेपराइजेशन। यहाँ पर वाटर लिक्विड है, सॉरी चेंज एंथैल्पी when 1 mole liquid is vaporized at its boiling point। तो यहाँ पर भैया H2O लिक्विड H2O वेपर डेल्टा H, यहाँ पर क्या लिख रहे हो, ये प्लस 40.6 किलो जूल। यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू H वेपर माइनस H लिक्विड, चीज लिखेंगे भैया, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब एंडोथर्मिक होगा। हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन change in enthalpy when 1 mole liquid, 1 mole solid get melts at its melting point। तो यहाँ पर H2O सॉलिड ले लिया जाए, लिक्विड ले लिया जाए, यहाँ पर डेल्टा H प्लस 6 किलो जूल। ध्यान रखिए डाटा कहीं पर हमने लिखा नहीं है, और जहाँ पर डाटा लिखा है इसका मतलब आप उसको याद रखेंगे। यहाँ पर डेल्टा H या डेल्टा H फ्यूजन करोगे इसको, डेल्टा H यहाँ पर फ्यूजन FUS, तो ये हो जाएगा डेल्टा लिक्विड माइनस यहाँ पर H सॉलिड, ये पॉजिटिव होगा और एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक हिंदी में ऊष्मा शोषी होंगे। हीट ऑफ फ्यूजन को गलन की ऊष्मा बोलेंगे, गलन की ऊष्मा। हीट ऑफ वेपराइजेशन को वाष्पन की ऊष्मा बोलेंगे, वाष्पन की ऊष्मा बोलेंगे। फेज चेंज का मतलब अवस्था परिवर्तन, फेज चेंज का मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। चलो ये एंडोथर्मिक लिखा गया है, एंडोथर्मिक का मतलब ऊष्मा शोषी। चलो भैया हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का मतलब ऊर्ध्वपातन, ये सब्लिमेशन है, ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि किसी ठोस को बिना द्रव में बदले सीधे इसमें बदलना। तो यहाँ पर ध्यान दे बेटा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, तो चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole solid is sublimes। सबलाइम का मतलब होता है वही ऊर्ध्वपातित होना, मतलब गैस में परिवर्तित होना। यहाँ पर भैया आयोडीन सॉलिड ले रहे हो,
आयोडीन सॉलिड और ये आयोडीन वेपर में बदल रहा है, आयोडीन वेपर में बदल रहा है। ये भी एंडोथर्मिक होगा। यहाँ पर वैल्यू नहीं लिख रहे हैं, इसकी मतलब ये वैल्यू आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ध्यान दें, डेल्टा एच सब्लिमेशन SUB सब्लिमेशन, ये हो जाएगा एच गैस माइनस एच सॉलिड, ये हो जाएगा। यहाँ पर भी डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, मतलब यह भी एंडोथर्मिक होगा, ऊष्मा शोषी होगा। एक और चीज, सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, फ्यूजन कह रहे हो, सॉरी सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है और लिक्विड गैस में बदल रहा है, ये फ्यूजन। तो इसको आप डेल्टा HFUS लिखोगे, फ्यूजन। और इसको डेल्टा H वेपराइजेशन लिखोगे, वेपराइजेशन। और सॉलिड को सीधे गैस में बदलेंगे तो डेल्टा H सब्लिमेशन लिखोगे, ये डेल्टा H सब्लिमेशन। इसका मतलब हो गया, डेल्टा H सब्लिमेशन का मतलब हो गया, सब्लिमेशन का मतलब डेल्टा H फ्यूजन डेल्टा H फ्यूजन प्लस डेल्टा H वेपराइजेशन, ये चीज हो गया। इसको आप जानते रहेगा। तो अगर किसी भी चीज का फ्यूजन और वेपराइजेशन दिया है, दोनों को जोड़ दो तो ये सब्लिमेशन हो जाएगा। हीट ऑफ ट्रांजिशन, एक चीज और यहाँ पर हीट ऑफ ट्रांजिशन पहले बताने के पहले लिख दें, हीट ऑफ ट्रांजिशन आपको बताने जा रहे हैं। हीट ऑफ ट्रांजिशन, चेंज इन एंथैल्पी, चलो चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole allotrope of an element converts into other, converts into other। यहाँ पर ध्यान दो बेटा, converts into other। यहाँ पर आप ले रहे हैं, यहाँ पर कार्बन कार्बन डायमंड होता है, कार्बन डायमंड। यहाँ पर ऑक्सीजन से जलाएं गैस को, यहाँ पर CO2, ये गैस पर डेल्टा H -97.7 किलो कैलोरी। कार्बन ग्रेफाइट ले रहे हो, यहाँ पर O2 से ऑक्सीजन से जलाओगे, ये CO2 गैस, यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा -94.4 किलो कैलोरी। अब इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये माइनस माइनस माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कार्बन डायमंड, ये कार्बन ग्रेफाइट, यहाँ पर डेल्टा H इक्वल टू हो जाएगा +3.3 किलो कैलोरी। इसका मतलब IE हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट डायमंड, IE
heat of transition of carbon graphite diamond into carbon graphite is प्लस 3.3 किलो कैलोरी। ये देखो, डायमंड को ग्रेफाइट में बदलने पर डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब डायमंड कम स्टेबल है और ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर ये हीट ऑफ चेंज जो है नेगेटिव आए तो प्रोडक्ट स्टेबल होता है, और पॉजिटिव आए तो रिएक्टेंट स्टेबल होता है। तो सॉरी, पॉजिटिव आए तो रिएक्टेंट स्टेबल होता है और नेगेटिव आए तो प्रोडक्ट स्टेबल होता है। तो ये चीज आ गया। यहाँ पर नोट करके एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। हीट ऑफ combustion of sulfur rhombic and sulfur monoclinic is respectively -21.1 and 71.6 किलो कैलोरी। फाइंड हीट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ सल्फर रोम्बिक इनटू सल्फर मोनोक्लिनिक। तो यहाँ पर ध्यान दो भैया, सल्फर रोम्बिक O2, ये SO2, ये गैस, डेल्टा एच बराबर -71.1 सल्फर मोनोक्लिनिक। यहाँ पर ये O2, ये SO2 गैस, डेल्टा एच इक्वल टू -71.6 किलो कैलोरी। अब जिसमें ट्रांजिशन करना है वो माइनस में रहेगा, रोमिक को मोनोक्लिनिक में बदलना है इसलिए मोनोक्लिनिक माइनस में रहेगा, ये कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर सल्फर रोम्बिक बचेगा और मोनोक्लिनिक माइनस में कर दो। यहाँ पर डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा +0.5 कैलोरी। यहाँ पर ऊपर शायद ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये माइनस आएगा। थोड़ा सा गलत हो रहा था, ये माइनस पॉइंट, ये देखो ये डायमंड ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस है, इसका मतलब ये ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है और डायमंड कम स्टेबल है। तो ये चीज़ हो जाएगा। i.e. सल्फर रोम्बिक निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पर भी देखें कहीं उल्टा तो नहीं हो गया, ये मोनोक्लिनिक में बदला। हाँ, सल्फर रोम्बिक इज थर्मोडायनेमिकली, अगर पॉजिटिव आएगा तो प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली
more stable than sulfur monoclinic by plus 0.5 किलो कैलोरी। कार्बन ग्रेफाइट is thermodynamically more stable than carbon diamond। 3.3 किलो कैलोरी। तो एक बार फिर से जान लो, रिएक्टेंट अगर डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो रिएक्टेंट स्टेबल होगा और नेगेटिव आएगा तो प्रोडक्ट। तो ये चीज हो गया। आज की बात यहीं तक, आगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक बेटा।